नमस्कार दोस्तों, हरियाणा पंचायत चुनाव का बड़ी बेसब्री से आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और आज वो फैसले की घड़ी आ गई है। हरियाणा में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं दोस्तों। आपका इंतजार खत्म हो गया है, सरकार के हाथ में है। सरकार को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से इसकी अनुमति मिल गई है कि वो नए नियमों के तहत हरियाणा में पंचायत चुनाव करवा सकती है। लेकिन एक पेच है कि जो फाइनल रिजल्ट्स होंगे, जो नतीजे होंगे, वो इस दौरान अगर हाई कोर्ट का जो रिजल्ट आएगा, हाई कोर्ट इस मामले में जो सुनवाई करके फाइनल रिजल्ट जो देगी, अपना आदेश जो सुनाएगी, उस पर वो निर्भर होगा। लेकिन जहां तक मैं इस पूरे सिस्टम को जानता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, उसके अनुसार ये है कि आप निश्चिंत होकर चुनाव की तैयारी करिए, क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन आने में बहुत लंबा समय लगेगा। तब तक हो सकता है आपका ये एक टर्म पूरा का पूरा गुजर जाए। तो इस पूरे मामले में आज हाई कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी है और एक तरीके से सरकार के पक्ष में हाई कोर्ट का रुख दिखाई दिया है। हाई कोर्ट सरकार ने जब ये प्ली रखी है कि चुनाव ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, तो हाई कोर्ट ने जो हरियाणा सरकार है उसको चुनाव कराने की अनुमति प्रदान कर दी है। अब हरियाणा सरकार के ऊपर निर्भर है कि वो कल चुनाव की तिथि घोषित कर दे, एक महीने बाद कर दे। तो जो तैयारियां हैं हरियाणा सरकार की, उसको देखते हुए जून महीने में आपके ये हरियाणा के पंचायत चुनाव संपन्न हो सकते हैं। इसलिए तैयारी में जुट सकते हैं आप। और जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं, खर्चा मत करवाएं अपने कैंडिडेट्स का। जो खर्चा करता है वो फिर कमाता है, इसलिए पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। ईमानदार लोगों को, अच्छे लोगों को वोट दें, चुनें और उनसे काम करवाएं। इस पूरे मामले में शुरुआत से लेकर अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने वाले एडवोकेट दीपकर्ण दलाल जी आज फिर हमारे साथ जुड़े हैं। आज इस जो केस की जो बारीकियां हैं, आज के डिसीजन की जो बारीकियां हैं, वो सारी की सारी बात उनसे पूछेंगे। आप पूरा वीडियो ध्यान से सुने। इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुने और प्रामाणिक खबरों के लिए हमेशा आपने हरिभूमि टीवी पर भरोसा किया है। मैं उस भरोसे पर खरे उतरने की कोशिश करता हूं। और रही आपके फोन कॉल्स की बात, तो दोस्तों, एक आदमी के जो कैपेसिटी होती है फोन सुनने की, उससे बाहर की बात है कि पंचायत चुनाव का हर आदमी की कॉल का मैं जवाब दे सकूं। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जिन साथियों के पास मेरा फोन नंबर नहीं है, उन तक भी मैं सही सूचना लेकर आऊं। इसलिए मैं वीडियो डालता हूं। आगे भी इस मामले में अगर कुछ होगा या हरियाणा के हितों से जुड़ा हुआ कोई भी काम होगा, आपको हरिभूमि टीवी पर निश्चित तौर पर मिल जाएगा। अब सीधे चलते हैं एडवोकेट दीपकर्ण दलाल जी के पास और उनसे पूछते हैं इस केस की बारीकियां और वो सारे सवालों के जवाब जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे। नमस्कार दीपकर्ण जी, आज पूरा दिन आपके भी फोन व्यस्त रहे हैं। आप कोर्ट की हियरिंग भी थी और पंचायत चुनाव का जो आप पूरे हरियाणा की नजरें जुड़ी रहती हैं हम पे, और खासकर आप पे ये जिम्मेदारी थी कि हम अपनी जो सूचनाएं हैं तेजी से पहुंचा देते हैं अपने दर्शकों तक। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, आज हाई कोर्ट में आप हरियाणा की जनता के लिए क्या खबर आप लेके आए हैं? धर्मेंद्र जी, आज जैसा आप बता रहे हैं, सुनवाई थी पंचायत के याचिकाओं पर। जी। और सुनवाई के दौरान सरकार ने, क्योंकि अनुमति मांग रही थी सरकार पिछली 2-3 दफाओं से कोर्ट से कि हमें चुनाव कराने की अनुमति दी जाए, तो सरकार ने आज माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को अनुमति तो दे दी है चुनाव अच्छा, कराने की। परमिशन मिल गई। जी। ओके। और चुनाव नए संशोधन के मुताबिक होंगे, ठीक है। परंतु साथ ही साथ हमारी जो याचिकाएं हैं उन वो लंबित रहेंगी, उन पे सुनवाई जारी रहेगी। और इलेक्शंस शैल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ दीज रिट पिटिशंस, ऐसा कोर्ट ने ऑर्डर किया है। ठीक यानी है। कि जो कल को अगर इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो संशोधन थे ये गैर संवैधानिक है, जी। तो फिर उसका असर चुनावों पर, चुनाव के परिणामों पर भी आ सकता है, चाहे वो 2 साल बाद आए, चाहे वो 3 साल बाद आए। जी। और आज मुख्य मुद्दा यही था, क्योंकि सरकार ने आज सुनवाई, फाइनल हियरिंग में आने में टाइम लगता है, पर अब सुनवाई सरकार की दरखास्त को कोर्ट ने मानते हुए उनको अनुमति दे दी है। अच्छा, इससे दो तीन सवाल खड़े होते हैं दीपकर्ण जी। जी। पहला सवाल तो ये है कि सरकार को जैसे अनुमति मिल गई है चुनाव कराने की, तो सरकार चुनाव कभी भी अब करवा सकती जी। है, पहली बात। जी। दूसरी बात,
सब्जेक्ट ये कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा उसके ऊपर है कि जो फाइनल रिजल्ट वो माना जाएगा। अब जी पहला सवाल तो ये है कि अगर सरकार ने ये चुनाव करवा दिए जी और जो कोर्ट का जो डिसीजन है अगर वो जी। सरकार के अगेंस्ट चला गया तो फिर बड़ा मुसीबत भरा काम हो जाएगा, क्योंकि फिर ये चुनाव जो है वो गैर संवैधानिक होंगे। गलत तो कानून पे हुए चुनाव गैर क्यों- संवैधानिक करार दिए क्योंकि जाएंगे। चुनाव करवाना कोई छोटा काम नहीं है, बहुत संसाधन लगते जी हैं, बहुत स्टेट का खर्चा जी उस पे होता है। जी। लेकिन ये हो सकता है कि कोर्ट की जो हियरिंग है वो 4-5 साल चल जाए, इतने एक टर्म पूरा हो जाए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, जो आप लोग पिटिशनर हैं इस मामले में जितने भी, उनके जी। पास इस बात का ऑप्शन है कि जो डिसीजन आए उस पे आप सुप्रीम कोर्ट की रुख कर सकें? इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट कानून में प्रावधान है, आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली पिटिशन दायर कर सकते हो। पर वो देखने की बात होगी कि फैसले में क्या लिखा हुआ आता है। उसको अ, देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा कि जाने की गुंजाइश है या कोई जाएगा नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए, हम ज्यादा वकील साहब हैं। संभावनाएं इस बात की हैं कि क्योंकि चूंकि बहुत मामला लंबा खिंच चुका है, आप लोग भी पब्लिक में से जुड़े हुए लोग हैं, तो आप लोगों को भी जी लगता है कि चुनाव तो हो ही जाने चाहिए, जी दबाव है इस बात बिल्कुल। का, तो इस बात की संभावनाएं कम है कि लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ इसमें रुख करेंगे। जी और लेकिन ये एक पेज जरूर लास्ट तक सरकार के लिए भी फंसा रह सकता है, और जनता के लिए भी, जो चुने जाएंगे नुमाइंदे उनके लिए भी फंसा रह सकता है, क्योंकि जो नए नियम हैं, उनको आप जी लोगों ने, पिटिशनर ने चैलेंज कर रखा है। और अगर जी। बाय द वे डिसीजन उनके खिलाफ आता है तो बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, और अगर सरकार के पक्ष में आता है तो निश्चित तौर पे सरकार के लिए फिर चलता हाथ। रहेगा जैसे चलता आया है, फिर तो कोई बात नहीं। पर अच्छा। ये अभी कहना बहुत जल्दी होगा कि क्या रहेगा परिणाम। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट जाने की बात है, हम वकील तो जो हमारे क्लाइंट कहते हैं हमारा वो काम है करना। कोई जी। कहेगा तो जाएंगे, कोई नहीं कहेगा तो अपने काम में लगेंगे। नहीं जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज तो है कि अब हम पिछले काफी लंबे समय से पंचायत चुनाव को लेकर लगातार आपसे और मेरे से बात कर रहे हैं, और मैंने इस दौरान एक अच्छा दोस्त भी हासिल किया आपके तौर पे। जी नहीं, तो बहुत बहुत मेरी खुशकिस्मती है। तो और हरियाणा के लोग बिल्कुल इस हरिभूमि टीवी का इस बात के लिए इंतजार करते रहते थे कि कब पंचायत चुनाव की तारीख आएगी और कब हम उन तक सूचनाएं पहुंचाएंगे। तो इमोशनली जी हम दोनों का भी एक तरीके से पंचायत चुनाव से जुड़ाव बना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम चाहते हैं कि चुनाव हो जाएं, लेकिन फिर जी भी कहीं ना कहीं ये रहेगा इशू कि सर जो डिसीजन है वो क्या आता है, और जो आज वाली तारीख का डिसीजन कब तक आपको मिल जाएगा, उसका उसको पढ़ने के बाद हो सकता है कुछ तकनीकी चीजें पता चले। जी। जी। वो देखने के बाद पता चलेगा, कल शाम तक शायद ऑर्डर आएगा। अच्छा, उसके इसमें फिर बाद अगली देखते हैं। तारीख मिलेगी अब इसमें अगली तारीख मिलेगी। और निकाय चुनाव के क्या सिचुएशन है सर? निकाय चुनावों में बड़ी एक इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन है सरकार का आज के दिन। क्या जी। है कि सरकार ने निकाय चुनावों में पिछड़े वर्ग को जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दिया हुआ है। जी। तो आरक्षण सरकार कहती है कि हमने उनकी जनसंख्या के हिसाब से 20% मानते हुए उनको 10% दिया हुआ है। हमारा ये मानना है, याचिकाकर्ताओं का ये मानना है कि ये आरक्षण जो है सरकार जो पिछड़े वर्ग को दे रही है, ये उनको उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको कम है, जी। और उनकी आंखों में धूल झोंकने के बराबर है, गैर संवैधानिक भी है। आज जब एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए इस केस में भी, क्योंकि इस केस में भी मैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से था, तो उस वक्त ये बात आई कि कितनी जनसंख्या है पिछड़े वर्ग की हरियाणा के अंदर, टोटल जनसंख्या कितनी है। तो उस मुद्दे पर मेरा कहना यह था कि याचिकाकर्ताओं का कहना यह था कि हरियाणा सरकार के पास पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के आंकड़े नहीं है टोटल जनसंख्या के। ओके। कोर्ट ने एडवोकेट जनरल साहब से इस बात से पूछा है कि आप बताएं आपने किस बेसिस पर या किसके हिसाब से आप पिछड़े वर्ग को आरक्षण देंगे, जब आपके जी। पास जनसंख्या के आंकड़े ही नहीं है। उसके जी। मद्देनजर तारीख 10 मई रखी है। ओके। और तब तक के लिए जो पहले भी कोर्ट में कहते आई है, मौखिक रूप से कहा था पहले भी, कि सरकार जब तक चुनावी कार्यक्रम जारी नहीं कर सकती इन चुनावों का। तो उसकी तारीख कब लगी हुई है? 10 मई। और ये जो पंचायत चुनाव में नए नियमों के तहत चुनाव होंगे, क्या आप थोड़ा जी। ब्रीफ कर सकते हैं, नए नियम क्या क्या है? नए नियम कई तौर, जैसे तो महिलाओं के सिर्फ 50% आरक्षण है। हम्म। और महिलाएं सिर्फ अपनी, जो महिलाओं के लिए सम विषम जो वो है ऑड इवन सीट्स हैं, वो महिलाएं इवन सीट्स पर ही चुनाव लड़ सकती हैं। ऑड सीट्स पर पुरुष या किन्नर लड़ेंगे, जो मैं जी। आज भी कहता हूं गैर संवैधानिक है।
और हमारी ये पिटिशन भी इस मामले में है। एक और चीज जो थी, एससी की रिजर्वेशन भी दी गई है, और बीसी की रिजर्वेशन में जो मुख्य मुद्दा एक और भी नजर आया वो ये था कि बीसी को 8% या फिर 2 सीट्स हर पंचायत समिति में या ब्लॉक समिति में दी गई है, जी विच एवर इज लेस। तो वो मुद्दा भी आया, पर उसको भी आज कोर्ट ने दरकिनार करते हुए महिलाओं के मुद्दे को भी अंतरिम तौर पर, इंटरिम तौर पर दरकिनार करते हुए सरकार को चुनाव कराने की अनुमति दे दी। मतलब कोर्ट ने एक ये कहा है तरीके कि से ये, सरकार के लिए राहत की बात है आज। हाँ जी, आज सरकार के लिए राहत की बात है। सरकार अब ये कह पाएगी कि हाँ, हम चुनाव कराना चाहते थे और हम करा रहे हैं। और अब सरकार के पास इस तरह का कोई बहाना बहाना भी नहीं बचेगा कि कोर्ट में मामला चल रहा है इसलिए नहीं कराना चाहते, हाँ क्योंकि बहुत भारी प्रेशर है लोगों का सरकार के ऊपर। जी, बिल्कुल। और बहुत सारा हरियाणा इस वक्त एक बहुत बातें, कई बातें सुनने को भी आती हैं कि क्योंकि चार्ज जो है सरपंच नहीं है और चार्ज और लोगों को दिया हुआ है, वो बहुत मुद्दे हैं जो बहुत कि मुद्दे सुनने में हैं। आते हैं। सरकार विकास जो और बिल्कुल गांव का रूप एक तरीके से रुका हुआ है। हाँ जी, और तो यही बजट कारण था जो कोर्ट ने आज यही कहा कि भाई आप चुनाव करवाएं, देरी बहुत हो चुकी है, कोई बात। जी जी। तो अभी तो गर्मियां बहुत पड़ रही हैं, सरपंचों को पसीने बहुत आएंगे। हाँ जी, चुनाव तो गर्मियों का, तो चुनाव तो बड़ा भारी हो जाता है धर्मेंद्र जी, वो तो वजन भी कम कर देता है और पसीने निकल जाते हैं। चलिए आप, चुनाव तो ठंडे मौसम में हो जाए, ठीक है। मैं हमेशा अपने वीडियो में ये कहता हूं कि जो प्रजातंत्र की सबसे मजबूत इकाई है वो सरपंच चुनाव। लेकिन जी अफसोसजनक बात यह है कि ये चुनाव बहुत महंगे होते जा रहे हैं। ईमानदार आदमी ये चुनाव नहीं लड़ सकता है। जैसे एमएलए का चुनाव महंगा हो रहा है, जैसे एमपी का चुनाव महंगा हो रहा है, वैसे सरपंच के चुनाव बहुत महंगे हो गए। तो मैं तो चाहूंगा कि मेरी तो ये जनता से अपील है कि अच्छे लोगों को चुने। और इस पे क्या खर्चा लगना है, आप गांव में जितने भी लोग कैंडिडेट हैं उनको एक साथ बिठाइए और उनसे जी, उनका एजेंडा पूछिए, उनका विजन पूछिए, उनमें से चुन लीजिए एक को। तो बिल्कुल आप भी, ठीक है। मैं और चाहूंगा कि देखिए, आपकी बात भी जनता मानती है, आप भी अपनी तरफ से एक मैसेज दें कि भाई खर्चा मत करवाओ लोगों का। जो खर्चा करवाएगा वो कमाएगा बाद में। वो भी है, और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने कहा, मैं बहुत नजदीकी से देखता भी आया हूँ बचपन से इन चीजों को। राजनीति के अंदर साफ सुथरे, साफ छवि वाले, पढ़े लिखे, ईमानदार लोगों का आना बहुत जरूरी है। जी उनके आए बगैर ये चुनाव वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ ये खर्चे का एक तौर तरीका है, जो आप भी कह रहे हैं। जी और ये बंद होना चाहिए। इसके लिए, और सबसे, कोर्ट तो कानून बनाती है, पर सबसे बड़ी पहल जो है वो जनता की तरफ से होनी चाहिए। जो जनता प्रत्याशी को हाथ जोड़ के कह दे कि भाई हम आपसे कुछ नहीं मांगते, हम आप आपको वोट देंगे, आप हमारे काम करिए। आप अपना विजन बताइए क्या है। आप क्या करना चाहते हैं अब और अपने अब काम ईमानदारी से मैं करिए बनने के 15 बाद। साल से तो मैं ही देख रहा हूँ सर कि इतने जी महंगे चुनाव होते जा रहे हैं, जनता इतना खर्चा करवाती है कैंडिडेट का कि जो सही ईमानदार आदमी है वो तो बहुत हिम्मत करके चुनाव लड़ना पड़ता है, उसको दोस्तों से उधार मांगने पड़ते वो लड़ते ही नहीं है, वो कहते हैं ये हमारा काम ही नहीं है, कहाँ से करें। एक नजरिया ये भी तो है आज राजनीति के अंदर, पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं आते, वो कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, जबकि पढ़े लिखे और ईमानदार छवि वाले लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है इस हैं। राजनीति जरूरत है को। जी राजनीति। चलिए उम्मीद ये करते हैं जनता इसको सुनेगी, समझेगी, और जो गांव के युवा साथी हैं, खासकर गांव में युवा साथी अपना एक क्लब बनाएं और इस बात जी की पहल करें, कोशिश करें कि आपके गांव में जो सरपंच के चुनाव हैं वो बिना खर्चे के संपन्न हो। 1 रुपया किसी का खर्च नहीं होना चाहिए, जी, फिर उस पर दबाव बिल्कुल। भी बनेगा। शुक्रिया दीपकर्ण जी, आपसे बहुत 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 धन्यवाद। लंबा जुड़ाव रहा है और ये दोस्ती तो हमारी बनी ही रहेगी आगे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने मेरा बहुत, सौभाग्य है। हरिभूमि टीवी के दर्शकों को बहुत आप इन्फॉर्म किया है, आपने समय समय पे समय निकाला है। और जी, आपका एक बार फिर से इन सारी सेवाओं के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। और बहुत बहुत मिलते रहेंगे, मुलाकात होती रहेगी और आपसे सीखते रहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।